सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर आर्यन खान कब तक जेल में रहेंगे। इस केस में एनसीबी फुल एक्शन में नजर आ रही है। केस से जुड़ी हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मामले में आज आर्यन खान के ड्राइवर से पूछताछ हुई और यह बताया जा रहा है कि ये ड्राइवर ही तीनों को मन्नत से क्रूज तक लेकर गया था। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। मां के बर्थडे पर आर्यन ने जेल की रोटी खाई। कल घंटों की बहस के बाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब आर्यन को कम से कम सोमवार तक मुंबई के आर्थर रोड जेल में रहना होगा। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर को समन भेजा है। यही ड्राइवर आर्यन को क्रूज तक लेकर गया था। जांच एजेंसी को शक है कि क्रूज पर पार्टी में शामिल होने के लिए जाते समय आर्यन ने कार में ही ड्रग्स का सेवन किया था। सूत्रों के मुताबिक की जांच में आया कि अरबाज मर्चेंट प्रतीक गाबा के साथ एक और शख्स आर्यन के बंगले मन्नत पहुंचा था। वहां से एक साथ मर्सिडीज गाड़ी में निकले थे। एनसीबी के मुताबिक ये सभी एक साथ क्रूज पार्टी के लिए निकले थे। इसी जानकारी के बाद एनसीबी ने एनपीडीएस के सेक्शन 29 को एफआईआर में जोड़ दिया था। एनसीबी इसी बात को और पुख्ता करने के लिए ड्राइवर का बयान दर्ज कर रही है। आर्यन खान को इस वक्त आर्थर रोड जेल की स्पेशल सेल में रखा गया है, जहां कोविड प्रोटोकॉल के तहत वो क्वारंटीन है। जब क्वारंटीन का वक्त पूरा हो जाएगा तो आर्यन को कैदियों की जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इन सब के बीच सवाल खड़ा होता है कि आर्यन खान अब बेल के लिए आगे क्या करेंगे और उन्हें कब तक जेल में रहना पड़ेगा। शनिवार रविवार कोर्ट बंद होने की वजह से आर्यन को जेल में ही रहना है। आर्यन जेल में है, लेकिन बाहर ड्रग्स केस पर घमासान जारी है। आज तक के हाथ लगी पंचनामा की कॉपी में एनसीबी का दावा है कि अरबाज ने आर्यन के साथ ड्रग्स लेने की बात कबूली है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अरबाज मर्चेंट के जूते से चरस बरामद हुई। पंचनामा के मुताबिक एनसीबी ने आर्यन से पूछा कि क्या वो चरस का सेवन करते हैं, तो आर्यन ने चरस लेने की बात स्वीकारी। एनसीबी ने फिर सवाल किया कि क्या क्रूज में चरस लेकर जा रहे थे। आर्यन ने कहा हाँ, क्रूज में उनकी स्मोकिंग की तैयारी थी। एनसीबी ने अरबाज से पूछा कि क्या आर्यन चरस लेता है। हाँ में जवाब मिला। एनसीबी ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास ड्रग्स है, तो अरबाज ने कहा कि उसने जूतों में ड्रग्स छिपा रखी थी। अरबाज ने अपने जूते से एक पाउच निकाला जिसमें 6 ग्राम चरस थी। क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो का एक्शन जारी है। ये रेड मुंबई की पौष इलाके बांद्रा में फिल्म प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर हुई। छापेमारी के बाद इम्तियाज को एनसीबी दफ्तर में तलब किया गया। इम्तियाज खत्री का बड़े सितारों के साथ उठना बैठना रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कहना है कि जो रेड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। 2 गाड़ियों में ये ऑफिशियल यहाँ पर आए हुए थे। कुछ बयान दर्ज किए गए हैं इम्तियाज खत्री के घर के अंदर से, और फिलहाल ये जो गाड़ी है ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाड़ी है जो लगातार रेड में शामिल रही है। घर के अंदर रेड हुई है। इम्तियाज खत्री बॉलीवुड के कई सितारों से उसके लिंक है, बड़ा बिल्डर माना जाता है। उसके ठिकानों पर यहाँ पर रेड हुई है और रेड करने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ से वापस जा रही है। बहरहाल ड्रग्स केस में एनसीबी फुल एक्शन में है। जहां रोज नए खुलासे होते हैं, वहीं आर्यन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। विद्या और सौरभ वक्तानिया के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। 2022 में यूपी में किसकी होगी सरकार के सवाल के बीच में क्या एक थार आ गई है। वो थार जिसके नीचे दबकर किसानों की जान गई। अब किसान नाराज भी हुआ तो फायदा किसको होगा। उससे भी बड़ा सवाल, अक्टूबर का लखीमपुर मुद्दा क्या फरवरी तक जिंदा रह पाएगा। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। और बीएसपी की प्रमुख मायावती। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले वोट लेने के लिए किसानों की आमदनी 2 गुना करने का वायदा किया था। वह तो नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर 3 काले कानून लादकर उन्हें उनकी जमीन से भी वंचित करने का काम किया है। नंबर 2 पर रही समाजवादी पार्टी, नंबर 3 पर रही बीएसपी, नंबर 4 पर रही कांग्रेस। तीनों दल नंबर 1 बनने की कोशिश में किसानों के साथ खुद को खड़ा दिखाने में उतरते हैं। कांग्रेस सबसे आगे प्रदर्शन में अभी है, तो क्या कोई फायदा चुनाव में मिल पाएगा। यूपी की राजनीति के गहन जानकार विश्लेषक शरद प्रधान और रतन मणिलाल से समझिए। ये बड़ा मुश्किल है कहना,
कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस कांग्रेस के पास संगठन की बहुत बड़ी कमी है, और अगर कांग्रेस ने जो है मेहनत करना शुरू कर दी होती साल भर पहले, तो आज कांग्रेस की स्थिति बहुत अलग होती, खासतौर से इस वजह से कि प्रियंका गांधी ने बड़े सक्रिय रूप से एक लीडरशिप क्वालिटी दिखलाई है और किसानों के लिए वो कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई। तो कांग्रेस को अगर लाभ मिलता है तो वो शायद उन्हीं क्षेत्रों में मिल सकता है जहां पर उनका अपना एक ज़मीनी समर्थन भी हो। लखीमपुर में कांग्रेस का ज़मीनी समर्थन होने के अभी तक तो कोई संकेत नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे के बाद जिस तरह से उनको एक प्रदर्शन मिला है, फुटेज मिली है मीडिया में कि किसानों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं वगैरह, तो उनको थोड़ा सा एक सिंपैथी फैक्टर उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन बड़े स्तर पर कांग्रेस को किसानों का समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे अभी मुश्किल लगता है। पूरी कोशिश करके भी अगर कांग्रेस को कमजोर संगठन के कारण फायदा नहीं मिलना, तो क्या तीनों दलों की लड़ाई में बीजेपी विरोध का किसान वोट बट जाएगा? कि किसान के रूप में जब वोट करेंगे तो उस पार्टी को फायदा हो सकता है जो किसानों के मुद्दों को सामने लाएगा। उन्हीं पार्टियों को फायदा होगा जो शायद लोकल मुद्दों को भी किसान के मुद्दों में समावेश करने में सक्षम हो। विपक्ष भले किसान करे, लेकिन राजनीतिक जानकारों की राय ये भी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लेकर पीएम उज्ज्वला योजना जैसी ऐसी कई योजनाएं भी हैं जिनका फायदा पहले के चुनावों में ग्रामीण इलाके से खासकर बीजेपी को बड़ी बढ़त दिलाता रहा है। ऐसे में कसम किसान की खाने वाला विपक्ष क्या सियासत का वो कर्म कर रहा है जिसका फल मिलना कठिन दिखता है? उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही एक राज्य और है जहां चुनाव होना है, वो है उत्तराखंड। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लखीमपुर से सटा एक बड़ा इलाका है जहां सिख और किसान मतदाता की मजबूत पकड़ है। किसान वोट क्या उत्तराखंड में भी उठापटक कर सकता है? लखीमपुर कांड का असर उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सूबे की शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने ही गाड़ दिए, जिससे अरविंद पांडे को अपना कार्यक्रम रद्द करके स्टेडियम का शिलान्यास वर्चुअली करना पड़ा। श्रद्धेय राजा जगतदेव जी की स्मृति में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसको कराने का मकसद एक ही है कि जो हमारे गांव में छिपे हुए होनहार बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिले जहां पे वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो इस क्षेत्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के तराई इलाकों में सिख और किसान काफी बहुतायत में हैं। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रैली न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है? किसान आंदोलन का कोई असर मुझे उत्तराखंड में दिखाई नहीं पड़ता। उत्तराखंड में अलग मुद्दे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है उत्तराखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार स्थिर नहीं रही है। कहने को तो बीजेपी ने पूरे 5 साल सरकार चलाए, लेकिन उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदला। लोगों में कुछ न कुछ असंतोष दिखाई पड़ता है जिस तरह से सरकार का कामकाज रहा वहां। लेकिन किसान के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर वहां बीजेपी का विरोध करना किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है जोखिम भरा होगा। पार्टी बीजेपी के कार्यकाल को अन्य मुद्दों पर विरोध कर सकती है, लेकिन किसान का मुद्दा उत्तराखंड के चुनाव में हावी नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब से काफ़ी लोग आते रहे हैं और उनका परोक्ष और अपरोक्ष समर्थन बिल्कुल स्पष्ट है। चाहे वो आज की तारीख में पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री का आना यहाँ पे हो या फिर सिख समुदाय के तमाम संगठनों का सामने आना हो, तो मुझे लगता है कि इसका असर पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तीनों ही राज्यों पर केवल उस सीमा तक पड़ सकता है जिस सीमा तक सिख समुदाय इससे प्रभावित हुआ है। पंजाब की तरह उत्तराखंड पर भी कांग्रेस की नजर है, इसीलिए हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी दलबल के साथ यूपी बॉर्डर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को लगता है कि वो किसानों के मुद्दे पर जितने हमले तेज करेगी उसे उतना ही फायदा होगा। आज तक ब्यूरो।
लखीमपुर खीरी हिंसा केस में करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार आशीष मिश्र अब कल होगी सुनवाई। मजिस्ट्रेट के सामने होगी सुनवाई। जांच में सहयोग नहीं करने पर आशीष मिश्र गिरफ्तार किए गए हैं, तो सोमवार को अब इस पर सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें, देर रात जैसा कहा गया कि जो भी सवाल उनके सामने रखे गए, उन सवालों के ठीक ढंग से जवाब देते वो नजर नहीं आए। वो ये नहीं बता पाए कि 3 बजे से 3:30 बजे तक वो कहां रहे, उस पर वो सही जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद करीब 12 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद गिरफ्तार किए गए। तो लखीमपुर खीरी हिंसा केस में करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्र अब गिरफ्तार हुए और कल उनकी सुनवाई होनी है। मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट है उनके पास। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? अभी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है 14 दिन की। देखिए बिल्कुल अर्पिता, कल जिस तरीके से देर रात में लगभग 11 बजे के करीब ये साफ हो गया कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट वहीं पे करवाया गया पुलिस रिजर्व लाइन में, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के पहले ही कहीं ना कहीं उसको सीधे जेल भेज दिया गया। और आपको बता दें कि आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और पुलिस जो रिमांड का समय मांगा है वो सोमवार को उस पर सुनवाई होनी है। यानी कि चूंकि आज रविवार है तो ये कल तक के लिए टल गया है, लेकिन कल पूरे दिन जिस तरीके का घटनाक्रम रहा, सुबह लगभग 11:15 बजे करीब वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचता है। 11 बजे से पहले ही लगातार पूछताछ शुरू हो जाती है। 12 घंटे की लगातार ये जो पूछताछ हुई उसमें कई सवाल पूछे गए, बहुत ऐसे सवाल थे जिसका जवाब आशीष पूरी तरीके से नहीं दे पाया। क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई उसकी मौजूदगी को लेकर के, उसकी गाड़ी में कौन ड्राइवर था इस बात को पूछा गया, क्या उसके पास शस्त्र का लाइसेंस है, और तमाम तरह के कई सवालों से एसआईटी की टीम ने आशीष को बार बार उस दिन की घटना के तौर पर पूरी पुख्ता जानकारी के लिए सवाल किया, लेकिन आशीष उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए। उनके जवाबों पे संदेह देखते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस वक्त वो लखीमपुर जेल में मौजूद है। और एक बात और इसमें साफ दिखती है अर्पिता की, जिस तरीके से कल हमने देखा कि बार बार इस बात को लेकर के सवाल भी उठ रहे थे कि क्या मंत्री को बर्खास्तगी होगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मंत्री का इस्तीफे से कम कुछ नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उसका आह्वान कर दिया है। तो इन तमाम चीजों के बीच में देखना होगा कि क्या मंत्री को लेकर के कोई एक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि गिरफ्तारी जिस तरीके से कही जा रही है उसमें देर हो गई। लेकिन ये तो बात तय है कि अब आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा जो है वो मजबूती के साथ कसा जा रहा है और कल 12 घंटे की पूछताछ के बाद आखिर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कल पेश किया जाएगा रिमांड के लिए। जी शुक्रिया अभिषेक। और लखीमपुर कांड में देखिए, छठे दिन आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आशीष से पूरे 12 घंटे तक एसआईटी की पूछताछ चली। पुलिस का कहना है कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया और कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आशीष मिश्रा पर कस गया शिकंजा। पहले 12 घंटे तक पुलिस के सवाल, आधी रात को गिरफ्तारी, पहुंचा जेल। पुलिस को बरगलाने की नाकाम कोशिश। लखीमपुर की जिस घटना ने 8 जिंदगियां ले ली, उसका मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूरे 12 घंटे तक एसआईटी के सवालों पर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। कई वीडियो क्लिप्स साथ लेकर आया आशीष अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन पुलिस के कई सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। और जब पुलिस के 40 सवालों में से कई के जवाब वो नहीं दे पाया तो पुलिस ने उसे रात 11 बजे आखिर गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बेवजह में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष को रात को ही जज
दीक्षा भारती के घर ले जाकर पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जिला जेल भेज दिया गया। ये लखीमपुर जेल का गेट खुला और उसके बाद अब आशीष मिश्रा अंदर, और इस तरीके से लखीमपुर जेल के अंदर आशीष मिश्रा डाल दिए गए। रिमांड मजिस्ट्रेट से सुनवाई के बाद उनके घर पर पेश किया गया था आशीष मिश्रा को, और अब उनको लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने दलील दी कि आशीष ने जांच में मदद नहीं की, लिहाजा उसे 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए, लेकिन आशीष के वकील अवधेश सिंह ने इसका विरोध किया। इसके बाद आशीष को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार को दोबारा अदालत में मामले की सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था, उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन 10:27 पर आशीष मिश्रा यहां पहुंचा था। उसके साथ उनके कुछ समर्थक भी थे और साथ ही वकील थे। यहां पहुंचने के बाद 12.5 घंटे पूछताछ चली, मेडिकल टीम अंदर आई और उसके बाद उन्हें रात को यहां से निकाला गया। ठीक इस रास्ते से सीधे उन्हें जो मजिस्ट्रेट हैं उनके घर जजेस कॉलोनी में ले जाया गया। लगभग 10 मिनट की सुनवाई के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, सीधे आशीष मिश्रा को पुलिस यहां जिला कारागार लखीमपुर खीरी लेकर के आई और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन आज की रात और कल की रात भी आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में यानी जेल में बितानी होगी। रात करीब 1:15 बजे आशीष जेल पहुंच गया, लेकिन उससे पहले दिन भर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जबरदस्त गहमागहमी रही। हम आपको आशीष के एसआईटी के सामने पेश होने से लेकर जेल भेजे जाने तक का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दूसरे नोटिस के मुताबिक आशीष को सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष इससे कुछ वक्त पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। तब घड़ी बजा रही थी 10:40। कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रूमाल से आशीष मिश्रा ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वक्त 11 बजे। थाने आने के 20 मिनट बाद ही आशीष से सवाल शुरू हुए। उससे पूरे 40 सवाल किए गए, जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार थी। एसआईटी के डीआईजी अगुवाई कर रहे थे। एसडीएम सदर भी बयान दर्ज करने के दौरान मौके पर मौजूद थे। पूछताछ का यह सिलसिला पूरे 12 घंटे चला। आशीष ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में था। साथ ही आशीष ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो सबूत सौंपे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आशीष के पास नहीं थे। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो कलमबंद बयान माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ करीब दर्जन भर लोगों का एफिडेविट लेकर के आए हैं, जो इस बात के लिए उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि आशीष मिश्रा वहां पर कुश्ती के दंगल में जो आयोजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। रात 11 बजे आखिरकार जब पुलिस को लग गया कि आशीष सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त रात 12:40। पुलिस ने रात को ही आशीष को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का फैसला लिया। मैजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर ले जाकर आशीष को पेश किया गया। पुलिस ने कस्टडी हासिल करने की कोशिश की। वक्त रात 12:44। थाने में पेश होने के करीब 14 घंटे बाद आखिर लखीमपुर कांड का हाई प्रोफाइल आरोपी आशीष मिश्रा जेल पहुंच गया। कार्रवाई में देखना होगा कि किस तरीके से इसमें और शिकंजा कसेगा, क्योंकि बाकी अगर आरोपियों की बात की जाए, जिसमें सुमित जायसवाल का भी नाम शामिल है, उससे भी पूछताछ अभी होनी है। 2 आरोपियों के साथ में पहले ही पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले में 7 लोगों में से महत्वपूर्ण तरीके से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में अब लखीमपुर खीरी पुलिस के आगे तफ्तीश को बढ़ाने के लिए हिरासत में और पूछताछ होगी, जिसके बाद आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा
और भी मजबूत होगा। हालांकि आशीष की गिरफ्तारी तक का यह सफर पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस ने 7 अक्टूबर को घर पर नोटिस चिपकाया, फिर 8 अक्टूबर को भी नोटिस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल दिया और तब जाकर आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ। लेकिन अब उसके सामने बड़ी चुनौती है, चुनौती खुद को बेगुनाह साबित करने की, अपने दावों के हक में सबूत पेश करने की। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष मिश्रा से पुलिस ने कुल 40 सवाल किए, लेकिन कई सवालों पर आशीष ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। आखिर में गिरफ्तारी के बाद आधी रात को ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। आशीष ने कई वीडियो क्लिप पेश किए, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाया कि घटना के दिन वो मौके पर नहीं था। घर पर 2-2 नोटिस चिपक जाने के बाद मुंह पर कपड़ा बांधकर अचानक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचा। इसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। 12 घंटे के तीखे सवालों के बाद आखिर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके मजबूत आधार थे। पुलिस ने आशीष से सच उगलवाने की पूरी कोशिश की। एसआईटी की खास टीम उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने किसी भी शख्स सुबह का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके लिए धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने आशीष का बयान दर्ज किया गया। आशीष से कुल 40 सवाल किए गए। एक सीधा सवाल ये था कि हादसे के दिन क्या वो मौके पर था। ये भी पूछा गया कि दोपहर 2:39 से लेकर दोपहर 3:30 तक वो कहां था। लेकिन आशीष मिश्रा ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया, खुद सवालों के जवाब नहीं दिए। यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। काउंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा, ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। वो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। आशीष बार बार एसआईटी के सवालों के जवाब में यही कहता रहा कि 3 अक्टूबर को सारा दिन वो अपने पैतृक गांव में दंगल में मौजूद था। हालांकि आशीष इस बात का सबूत पेश नहीं कर पाया कि दोपहर 2:39 से लेकर दोपहर 3:30 तक वो अपने गांव में ही था। जिन धाराओं में आशीष को गिरफ्तार किया गया वो काफी संगीन है। इनमें 302 हत्या, 304A यानी लापरवाही से मौत, 120B आपराधिक साजिश रचना, 338 किसी को चोट पहुंचाना, 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना और धारा 147, 148 और 149 शामिल हैं जो दंगों से जुड़ी हैं। पुलिस अब एक बार फिर सोमवार को आशीष की रिमांड लेने की कोशिश करेगी और रिमांड मिली तो इस बार पुलिस नए सिरे से आशीष से सच जानने की कोशिश करेगी। लखीमपुर से संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।